विकास कसा झाला. हाऊ द कनेक्शन बिटवीन राज्य आपल्याला जे आपल्याला महाराष्ट्र. चलिए बेटा, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. हमने कल एनालिसिस करने के, हाँ हाँ सब याद है, एनालिसिस करने के टोटल जो इस टॉपिक में मेथड दिए हैं वो है 4. एक होता है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट को 2 साल के डेटाबेस को कंपेयर किया जाता है, जिसका आज हम प्रॉब्लम भी लेंगे. उसमें का इंक्रीज डिक्रीज कितना हुआ वो देखा जाता है और उसका परसेंटेज निकालना होता है, विच इज नियर बाय इम्पॉसिबल विदाउट कैलकुलेटर. पर अभी वो प्रॉब्लम पूछा है तो लेना तो पड़ेगा क्लास में. देन बेटा सेकंड होता है कॉमन साइज स्टेटमेंट. कॉमन साइज स्टेटमेंट में दिए हुए डेटा को परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है. बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए मैंने कल. तो बैलेंस शीट को कन्वर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट. देन बेटा तीसरा मेथड है कैश फ्लो एनालिसिस. कल उसका भी एग्जाम्पल मैंने बताया आपको. देन द लास्ट मेथड इज रेशियो एनालिसिस, जिसके हमने 15 प्रॉब्लम लिए हैं. तो आज जो है हम बनाने वाले हैं कॉमन साइज कंपैरेटिव बैलेंस शीट. कैसे बनती है, उसका फॉर्मेट, उसके कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट है, पर एक बार आया था एग्जाम में इसलिए लेना तो पड़ेगा. देयर इज नो ऑप्शन टू इट. और वो होने के बाद हम आगे का पार्ट स्टार्ट करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक वाला वो भी मैं आपको शेयर करूंगा. ठीक है, चलो. तो अभी जरा बोर्ड पे ध्यान दो. यहाँ पे देखो बेटा, सबसे पहले थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है. जैसे मैंने बोला कि एमकॉम एमबीए को जो टॉपिक है वो आपको दे दिया गया है. अब दिया है तो दिया है, क्या कर सकते हैं कि नहीं. है तो करेंगे सॉल्व, बराबर. अभी जैसे ये कल कैश फ्लो का प्रॉब्लम मैंने एक्सप्लेन किया था, उसके बाद ये रेशियो के हमारे प्रॉब्लम हो चुके हैं ऑलरेडी. ये वर्टिकल बैलेंस शीट थी, कल किए थे ना हमने. वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट भी देखा था हमने. फिर रेशियो के 15-14 प्रॉब्लम क्लास में हो चुके हैं ऑलरेडी. अब आज जो मैं आपको बता रहा हूं कि दैट इज ऑफ कि हाउ टू कन्वर्ट द डेटा. किधर गया रे भाई, ये रहा. अभी ये आपको 2 प्रॉब्लम आपकी आंखों के सामने नजर आ रहे हैं. दिस इज कॉल्ड एज बैलेंस शीट और इसको हमको कंपैरेटिव बैलेंस शीट में कन्वर्ट करना है. देखो क्वेश्चन है, प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड कमेंट अपॉन इट. देखो अभी पेज नंबर क्या है ये, कंपैरेटिव बैलेंस शीट. इसमें नई नई चीजें फॉर्मेट वाली आने वाली है, वो भी एक दिक्कत है इस प्रॉब्लम में. और कैलकुलेशन तो उससे भी बड़ा दिक्कत वाला पार्ट है. चलो अब जो है सो है. एक बार आया था बोल तो इग्नोर तो नहीं कर सकते हम लोग. कोई भी लिख के नहीं लेगा, पहले समझ लो. इसका जो यहाँ पे पहला साल लिखते हैं,
31 मार्च 2018, 31 मार्च 2019, और यहाँ पे लिखा जाएगा हाँ एब्सोल्यूट इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज, और यहाँ पे लिखा जाएगा एब्सोल्यूट इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज इन परसेंटेज। ठीक है, अभी इसका इंक हम बदल लेते हैं। खाली यहाँ पे मैं हेडिंग लिखते जाऊंगा। पहला है फिक्स एसेट लेस एक्यूमुलेटेड। इतना प्रॉब्लम डिफिकल्ट देने के बाद और उसमें डिप्रिसिएशन भी दिया है, मतलब कितना निर्दयीपना है कि नहीं। इसको बोलते हैं नेट फिक्स एसेट। इसको नाम देने का बेटा ए। फिर क्या करना है, करंट एसेट लिखना होता है, उसमें से करंट लायबिलिटी माइनस करनी है, जो आएगा उसको क्या बोलते हैं, नेट वर्किंग कैपिटल। दिस इज कॉल्ड एज बी। और एक नई चीज आज आपको पता चलेगी, इनकी जो टोटल आती है बेटा इसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड ए प्लस बी। फिर बेटा उसके बाद आगे का पार्ट स्टार्ट होता है। वो जो निकालना है हमको वो इसके बाद करते हैं। आप इतना लिख के लो, पहले जस्ट राइट दिस, इतना ही बैठेगा बोर्ड पे। बेटा बुकलेट जिनके पास नहीं है नोटबुक में ड्रॉ करो, बट यू हैव टू डू इट। ये एक ही बार आया था प्रॉब्लम 8 मार्क को, उस साल किसी ने भी ये प्रॉब्लम नहीं किया था एग्जाम में, क्योंकि इसके ऑप्शन वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इजी है जो आज ही चालू होने वाला है। जस्ट लिख लो इसका आंसर, कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है इसलिए। आपल्याला म्हणतो आणि ते काळात कधी झालं.
इंग्रजी तो थोड़ा सा ये लिखने के बाद अभी इसके आंसर कैसे निकालते हैं वो भी बता देता हूं। अब यहां तक हो गया बेटा? ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड आता है इसमें से लोन या डिबेंचर जो होते हैं, यहाँ पे इस प्रॉब्लम में 12% बैंक लोन दिया है, वो माइनस करते हैं। जो आंसर आता है उसको बोलते हैं शेयर होल्डर्स फंड। मतलब ये हमने जो वर्टिकल बैलेंस शीट बनाई थी वैसा कुछ भी नहीं है, अलग प्रेजेंटेशन है। फिर बेटा यहाँ पे फिर से लिखा जाता है शेयर कैपिटल, फिर होता है रिजर्व, उनके दोनों की टोटल की जाती है, उसको भी बोला जाता है शेयर होल्डर्स फंड। तो आपका शेयर होल्डर्स फंड सी और शेयर होल्डर फंड डी ये दोनों मैच हो गए तो प्रॉब्लम बराबर, ऐसा। तो ये फॉर्मेट है, इसको कोई ऑप्शन है नहीं, ऐसा ही ड्रॉ करना पड़ेगा। अब आप प्रॉब्लम देख के मुझे बताओ फिक्स एसेट कितने के हैं। आज नया टॉपिक शुरुआत होने वाला है, ये प्रॉब्लम होती है। बोलो फिक्स एसेट कितने दिख रहे हैं, देखो सब लोग। 12 लाख थे, बोर्ड पे देखिए बेटा। इट वॉज 12 लाख, इट इज नाउ हाउ मच, 18 लैक्स। तो क्या हुआ बेटा, बोलो इंक्रीज हुए क्या डिक्रीज? इंक्रीज। कितने से इंक्रीज हुए? 6 लाख। इज इट इंक्रीज? यस, इंक्रीज बाय 6 लाख। तो बेटा अभी परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ वो कैसे निकालते हैं? बेस ईयर में कितना था देखने का। बेस ईयर यानी शुरुआत में कितना था? 12। 12 लाख के अगेंस्ट 6 लाख बड़ा है तो कितना टक्का इंक्रीज हुआ? 50%। सर कैसे आता है नहीं पता, बघा 12 लाखाला 6 लाख 100 लाख किती बघत बसायचं, कोणतरी आजूबाजूला मॅथ्स वाला असतो तो सांगतो किती येतो 50%। तो यहाँ पे लिखने का बेटा 50%। इसको बोलते हैं कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब हर चीज पे कमेंट लिखी जाती है, फिर ऐसे लिखी जाएगी कमेंट इस पे, फिक्स असेट्स आर इंक्रीज बाय 50%, ऐसे। फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है देखो ऊपर, कितना है बेटा? वो 20,000 नहीं है, 2 लाख रहेगा। तो मेक इट 2 लाख। बेटा 2 लाख का 3 लाख हो गया, बोलो 1 लाख बढ़ा कि नहीं? अब आप मुझे बताओ बेस ईयर के कंपेयर में कितना टक्का बढ़ा? 2 लाख को 1 लाख, तो 100 को कितना? 50%। तो अभी तक तो परसेंटेज हमारे कंट्रोल में है, कैलकुलेशन पॉइंट में आएंगे तब देखेंगे। तो बच्चा फिर नेट फिक्स एसेट कितना हो गया? 12 में से 2 गए, कितने बेटा? 10। 18 में से 3 गए, कितने हो गए बेटा? 15। और बेटा 10 का 15 हो गया यानी कितना बढ़ा? 5। अब आप बताओ 10 के अगेंस्ट 5 यानी कितना टक्का? 50%। 10 के अगेंस्ट 5 लाख यानी 50%। ठीक है। फिर करंट असेट देखो कितने हैं, नाही बघणार, हे बघा 5 आणि 9 है, राइट। अब बेटा 5 से जंप हो गए 9 लाख यानी कितना बढ़ गए? 4 लाख। तो आप कौन बताएगा परसेंटेज? 80%। सर कैसे आया उनको देखो बेटा, 5 लाख को 4 लाख, 100 को कितना, कितना आएगा बेटा बोलो? 80%। कितना परसेंट आएगा? 80%। कॅल्सीवर केला तरी अलाउड आहे, फक्त कॅल्सी अलाउड नाही। चलो करंट लायबिलिटी कितनी है बेटा देखो क्वेश्चन में, 2 लाख और 4 लाख। बोलो बेटा 2 लाख के 4 लाख हो गए यानी बढ़ गया, कितना बढ़ा बोलो? 2 लाख। बोलो अब 2 लाख के अगेंस्ट 2 लाख बढ़ गया, इससे इजी कौन देगा? 0% नाही गाडवानो, 100%। मागच्या वर्षी परीक्षेत 50 मार्क होते, आता 100 झालेत, म्हणजे किती ग्रोथ झाली? 100%। देन वर्किंग कैपिटल निकालने का,
बोलो, 5 में से 2 गए 3, 9 में से 4 गए 5, फिर 3 का 5 हो गया, यानी ग्रोथ कितनी हुई 2। हाँ, 3 लाख पे 2 लाख आता कॉम्प्लिकेटेड है, 66.67, 66.67। ठीक है, अब क्या करने का बेटा, ये नेट फिक्स असेट और ये इनके दोनों का टोटल लो। बोला 10 और 3 13, 15 और 5 20, और बोलो कितना हो गया 7, 13 को 7 आता बोमला, बोलो ना। नहीं आएगा ना परसेंटेज, आएगा तो बोलो फिर कितना आएगा, 13 को 7 यानी लगभग 50। हाँ, 53.83 कॅल्सी वापरताय, चुकीचं आहे बेटा है। अब बेटा बैंक लोन बोलो कितना है प्रॉब्लम में, बैंक लोन कितना है 5 और 8, देखो यहाँ पे 5 का 8 हो गया, बोलो क्या हुआ इंक्रीज की डिक्रीज, कितने से इंक्रीज हुआ 3 लाख। बोलो बेटा 5 लाख को 3 लाख, बोलो तो 100 को कितना 60%। नौ 13 और 13 में से 5 गए 8, बोलो 20 में से 8 गए 12, 8 का 12 हुआ यानी 4, 50% बेटा। अब लास्ट एंड पे आ गए प्रॉब्लम के, ये एक आंसर होता है। और शेयर कैपिटल कितना है देखो जरा क्वेश्चन में, सब तुम ही देखने का, हमने तुमको बिकत लिया है। 5 लाख और 10 लाख, बोलो बेटा 5 और 10 यानी कितना इंक्रीज 5, 5 के पीछे 5 बढ़ा यानी 100%। अब लास्ट रिजर्व यही बचा है, ये पहला ऐसा आइटम है जो डिक्रीज हुआ है, 3 लाख का 2 लाख, बोलो बेटा 1 लाख क्या हुआ डिक्रीज, हाँ क्या नहीं, तो 3 लाख के अगेंस्ट 1 लाख यानी 33% बेटा, 1/3 ला 33 म्हणतात, 2/3 ला 66 म्हणतात, 1/4 ला 25% म्हणतात, हाफ ला 50% म्हणतात, 3/4 ला 75%। जाओ दे चला। अब 5 और 3 कितने हो गए देखो जादू 8, देखिए यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, दिखा। फिर 10 और 2 कितने हो गए बेटा 12, ऊपर भी 12 है यहीं पे भी 12 है, राइट। ये ऐसा टैली होता है ये प्रॉब्लम। फिर बोलो कितना इंक्रीज हो गया बेटा 4, परसेंटेज कितना आएगा 50, इसको बोलते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट, है कि नहीं डेंजर। ये 8 मार्क को आया था एग्जाम में, सेम एक ही बार आया। हाँ याद रहा तो इजी, और परसेंटेज सही तो लॉजिकली ये पूछना ही नहीं चाहिए क्वेश्चन, इफ कैल्सी इज नॉट अलाउड, पूछा था तो क्या करेंगे, सेम आया था यही। हाँ याच्यात हा हे मेन आहे, याच्याने हे कळालं की 12वी करू नये कॉमर्स मध्ये नहीं आएगा। इसका एनालिसिस क्या हुआ, ये हर चीज पे कमेंट लिखा जाता है बेटा कि दिस ईयर द कंपनी फिक्स्ड एसेट इंक्रीज बाय 50% and in that proportion depreciation also change. If we see the current working capital of the business, it is increased by 2 lakh, it means company have sufficient fund for day to day life. नंतर तुम्ही नेटवर्थ बघितली ती कंपनीची वाढलेली आहे, वर्किंग कॅपिटल वाढला तो झाला कॅपिटल एम्प्लॉयड, 30 lakh से 20 lakh means the company's investment in the business is increased by 7 lakh which is approximately 53%, म्हणजे दीडपट ग्रोथ झाली कंपनीची। देन बैंक लोन 5 का 8 हो गया, सो कंपनी हैज टेकन लोन विच इज 60% विच इज व्हेरी हाय, म्हणजे फार जास्त घेतलाय। देन शेअर कॅपिटल 5 चा 10 लाख झाला, कंपनी इश्यूड द इक्वल अमाउंट ऑफ शेअर कॅपिटल विच वॉज प्रिव्हियसली देअर, म्हणजे 100% ग्रोथ आहे। अँड रिझर्व कमी झाला, इट मीन्स द प्रॉफिट इज डिक्रीज, रिझर्व कमी झाला म्हणजे प्रॉफिट डिक्रीज, म्हणजे सगळे पॅरामीटर्स वाढत असताना प्रॉफिट मात्र काय झाला कमी झाला, बस एग्जैक्ट मतलब कंपनी ने आज तक जितने शेयर थे उतने और एक बार इशू कर दिए मार्केट में, तो कंपनी ने पैसा मार्केट से लिया है।
लोन्स भी लिए हैं, ठीक है, पर उसके अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं बढ़ा, प्रॉफिट कम हुआ। और प्रॉफिट कम होने का रीजन भी रहेगा ना, लोन लिया है तो ब्याज दिया होगा, तो उससे प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। ठीक है, लिख लो। ये नहीं आना चाहिए पर है सिलेबस में, इसलिए सिखा रहा हूं। अभी इमेजिन करो, ऐसा ही ट्रेडिंग P&L का कैसा बनेगा 2 साल का, उसको बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। हाँ, लेकिन जनरली कंपैरिजन 2 साल का होता है। 2 साल का भी हो सकता है बेटा, दो बिजनेस का भी हो सकता है। हाँ, अरे बेटा वो मिसप्रिंट था बेटा, मैंने दुरुस्त किया, 2 लाख करो। मिसप्रिंट था, क्वेश्चन में मिसप्रिंट था। लिख लो आराम से। सुबह तो अक्षरशः बोर झालीत पोरं, क्लास सोडून पळणार होती, मी बंद केला शेवटी प्रॉब्लेम। व्हायची नाही. त्याने दाखवलं त्याच्यात ठीक आहे. काय झालं की ते पेपरमध्ये ते आयडिया नव्हती होती. आणि एक्सपायर होतं. मग आमच्याकडे करन्सी वगैरे तर तुम्ही बघितलं असेल. एक काही लोकांना बरोबर. ठीक आहे, ते सिम्पलिझम नाही कुठे केलेलं होतं. आहे. त्याच्यामुळे हो, एक लेखी दाखवलं
चलो लिख दिया बेटा। A plus B means net fixed asset plus working capital is equal to capital employed. कैपिटल एम्प्लॉयड में से बैंक लोन गया तो शेयर होल्डर फंड, एंड शेयर होल्डर का फंड ऐसे भी निकालते हैं शेयर कैपिटल एंड रिजर्व। डन। अभी क्या करना है, ये पीछे है इनकम स्टेटमेंट वैसा ही दिख रहा है क्या? दैट इज कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। वो खाली निकलता कैसे बता देता हूं मैं, एंड देन वी स्टार्ट फ्रेश टॉपिक फॉर टुडे। और होमवर्क भी बताना है आपको। मी गुंजन सरांना सांगितलं होतं 10 बुकलेट आपल्याला कमी लागतील, कारण मी परत घेऊन टाकणार आहे 10 जणांचे, ते दुसऱ्यांना देणार आहे म्हणून। बरोबर आहे का नाही? चुकीला माफी नहीं। चलो अभी जस्ट सुन के लो। आपको इनकम स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है वो सबको पता है। हमने जो वर्टिकल किया था, पहले क्या लिखते हैं हम? सेल्स। सेल्स में से क्या माइनस होता है? सीओजीएस। फिर क्या होता है बेटा? जीपी। फिर इसमें से क्या माइनस होते हैं? सीओजीएस बोलते हो उसमें सब आ गया, ओपनिंग स्टॉक, परचेस, सब कुछ। इसमें से क्या माइनस करते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। वो जाने के बाद क्या आ जाता है बेटा? एनपी। तो उसको भी कंपेयर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, अब करना है तो करते हैं, नहीं तो आगे जाते हैं। आप बताओ, आप बोलो, करना है? मेजॉरिटी करायचं आहे का? हा प्रॉब्लेम, प्लीज रेज द हँड। काय जमतं? काय करा आणि सोडा एकदाच, 11:30 पिढा जाते तुमची। चलो कर देते हैं। चलो यहाँ पे लिखो, पहला साल है 2018, दूसरा साल है 2019। इंक्रीज डिक्रीज, अभी इसमें खाली है ना इंक्रीज डिक्रीज भी लिखा है ये वैल्यू में, यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज में, और यहाँ पे रिजल्ट, रिजल्ट यानी इंक्रीज है डिक्रीज, ऐसा भी कॉलम बना सकते हो। तो सबसे पहले बच्चा सेल्स लो। सेल्स कितना है बताओ? ये सेल्स है 6 लाख और 4.5 लाख, 6,04,50। बताओ बेटा सेल्स क्या हो गई? डिक्रीज हो गई ना, 1.5 लाख से कम हो गई बेटा। तो बोलो 6 लाख पे 1.5 लाख यानी 25%, और यहाँ पे कमेंट लिख दो डिक्रीज, डिक्रीज। फिर प्रॉब्लम में सेल्स रिटर्न है बेटा, है कि नहीं? तो उसको भी लिखने का, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस 1,50,50। चलो बोल दो सेल्स रिटर्न कितने से कम हो गया? 50। 1 लाख पे 50 यानी 50% बेटा, क्या लिखोगे आप? डिक्रीज। अब जो आंसर आएगा उसको बोलने का नेट सेल्स। बोलो 6 में से 1 लाख गए, कितनी नेट सेल हो गई? 5। 4.5 में से 50 गए, कितनी नेट सेल हो गई? 4। ओवरऑल डिक्रीज कितना हुआ? 1 लाख। तो बेटा 5 लाख पे 1 लाख यानी 20% डिक्रीज। लिख दो पहले ही है। काय झालं बेटा? काय झालं? डिक्रीज को ऐसा ब्रैकेट में लिख सकते चाहिए। काय झालं? चुकलं काही? नाही चुकलं तर मग लिहा। हो गया बेटा? हो गया क्या? अब इसमें से माइनस होता है सीओजीएस। व्हाट इज सीओजीएस? कॉस्ट
ऑफ गुड्स सोल्ड. ऑनलाईन वाले गाढवांनो सोडून जाऊ नका. उद्याचा टॉपिक मरेपर्यंत करणार नाही. एकच टॉपिक आहे सिलेबस मध्ये सोपा, त्याचा बेस आज होणार है. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. बोलो बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है क्वेश्चन में? नहीं दिया है? दिया है रे. बोलो दिया है. बोलो न दिया है. अरे बेटा जीपी दिया है कि नहीं? जीपी इज 40% मीन्स सीओजीएस इज 60%. नहीं पता? अरे बेटा सेल्स में से जीपी गया तो सीओजीएस आता है कि नहीं? बराबर है. तो बेटा अगर सेल्स 100 है, जीपी 40 है, तो सीओजीएस कितना आएगा? 60. बराबर है. तो बेटा मुझे सेल्स पता है कि नहीं, तो मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते आएगी कि नहीं बताओ. तो मेरी नेट सेल है 5 लाख, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी रहेगी बोलो? 60%, यानी कितना बेटा? 3 लाख. फिर अब यहाँ पे तो भी दो आंसर बेटा. इधर कितना है? 50%. तो ये तो बहुत इजी है. ये 50 चला गया, बचा कितना? 50. वाह, 50 में से 50 गया 50, 100 में से 50 गया 50, कितना रहेगा? 2 लाख. बोलो 3 में से 2 डिक्रीज हुआ, कितना बेटा? 1 लाख. 3 लाख को 1 लाख यानी 33.33%. आंसर क्या लिखोगे? डिक्रीज. तो ये आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट. 5 में से 3 गए 2, 4 में से 2 गए 2. बिजनेस का भले ही सेल कम हो गया, जीपी पे फर्क गिरा क्या? जीपी पे फर्क गिरा क्या? नहीं. अब इसमें से माइनस करने का है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बताओ बेटा कितने? ये वाले ऑपरेटिंग है, ये दोनों. दीज आर कॉल्ड ऑपरेटिंग. कौन कौन से बेटा? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको दिए ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस. चलो ये दो लेने के 50-50. अभी उनका भी अमाउंट लिखना है रे बाबा डिटेल में. ऑफिस एक्सपेंसेस. दूसरा कौन सा है बेटा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. बोलो बेटा ऑफिस कितना है? आज कोई पहला लेक्चर आया होगा तो बोलेगा ये क्या है बाबा आपल्याला नको कॉमर्स. ए बेटा ये नहीं है सिलेबस में. आप मेरे पेट पे लात मत मारो. 50-40 टाइम पास बोल के ले रहा हूं मैं. 10 50 पे यानी 20% डिक्रीज. सेलिंग एक्सपेंसेस कितना है बेटा? वो भी 50-40 है. फिर से 10, फिर से 20%, फिर से डिक्रीज. ठीक है बेटा. अब जीपी में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जाने के बाद जो रहता है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नॉट नेट प्रॉफिट. क्योंकि इस प्रॉब्लम में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी दी हुई है. बोलो कितना रहेगा? 1 लाख. इधर 1-20. बोलो बेटा क्या हुआ? प्रॉफिट इंक्रीज हुआ ना बच्चा. बोलो 1 लाख का 1-20 हो गया 20,000. तो 1 लाख पे 20,000 यानी 20%. और पहली बार शब्द आया इंक्रीज. चलो बस खत्म होने को आ गया. अब बेटा ये प्योर बिजनेस प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट. अब अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से आप इसमें सुनो क्या बोल रहा हूं मैं. ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से अगर आप नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम इसमें से माइनस होती है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड होता है, तो जो आंसर आता है उसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं, प्योर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस. बताता हूं मैं. पहले इतना लिख दिया गया? नहीं, इतना लिख लो. जहां पे भी ऐसा लगे बहुत हो गया मुझे बोल दो, वहीं रुक जाएंगे. हाँ बेटा क्या हुआ? गलती हो गई? 1 मिनट. 2 लाख में से 1 लाख गए 1 लाख. 2 लाख में से 80,000 गए 1-20. अरे बेटा ये 2 लाख जीपी है ना रहा. जीपी में से 80 गए 1-20. 2 लाख में से दोनों खर्चे गए 1 लाख. समझा या नहीं? 10-10-20, ये 20% इंक्रीज. अब एड
इसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर दो और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दो। जो बचेगा उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट, बिजनेस का ओवरऑल प्रॉफिट। बोलो बेटा, नॉन ऑपरेटिंग इन्कम किती आहे? नाही सांगणार? 25 आणि 15 म्हणजे 10 ने कमी झाली बेटा। 25च्या मागे 10 म्हणजे 40%, इसको लिखने का डिक्रीज। फिर एक्सपेंसेस का क्या स्टेटस है देखो, कितने थे बेटा? 5 और 5, बहुत ही अच्छे लोग हैं ये। बोलो क्या लिखोगे? डैश डैश डैश। तो बेटा 1 लाख में 25 ऐड और 5 माइनस यानी 120, बराबर क्या? 120 में 15 ऐड और 5 लेस यानी 31। फिर 120 से 31 यानी कितना सफर है? 10,000। अब 120 पे 10,000, बोलो बाबा परसेंटेज। नाही रे बेटा, 21 वर 10,000 कस काय 12% होतो? क्या डाउट है? आकांक्षा क्या डाउट है बताओ? आकांक्षा प्रजापति, आपने कुछ डाउट लिखा है, कुछ गलती हुई है क्या मेरी? सर थेरी सब्जेक्ट की क्लासेस अभी अकाउंट पढ़ लो ना बेटा। 15 जून से चालू होगी सारे, 15 जून से है। चलो, थेरी मैथ्स 1 जून से चालू हो जाएगा। थेरी सब्जेक्ट जो है 15 से, इंग्लिश भी 15 से, ठीक है बस। और एक डाउट बोलो ना बेटा, ये क्लास कब शुरू होगा वो छोड़ के और डाउट्स? हाँ, 8.33 इंक्रीज न रे बाबा। अब इस प्रॉब्लम में इनकम टैक्स दिया है। इनकम टैक्स कितना टक्का दिया था बोलो? 50%। नेट प्रॉफिट पे इनकम टैक्स लगता है, बोलो 1/20 का कितना लगेगा बेटा? 60 लगेगा ना? तो 1/30 का 65, टैक्स बढ़ गया 5,000 से। 60,000 पे 5,000 8.33 आएगा करके, क्योंकि 2 मिनट पहले 1/20 पे 10 निकाला था ना बेटा, तो 60 पे 5 मैथमेटिक्स। अब इसको बोलते हैं बेटा एनपीएटी। व्हाट इज एनपीएटी? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। खत्म हो गया प्रॉब्लम। ये 5,000 बढ़ गया 8.33 से इंक्रीज, खत्म प्रॉब्लम। सेल कम होके भी प्रॉफिट बढ़ गया। सो ये मैंने लिया नहीं था सुबह, आपने बहुत ज्यादा फोर्स किया बोल के ले लिया, पर डरो मत, नहीं आएगा आपके एग्जाम में। और आया तो भी इसके ऑप्शन वाला टॉपिक बहुत इजी है, ये करना ही मत। रेशियो आया तो ही करना बेटा। सकाळी मी हा नाही घेतला, याच्यात बोंबलले सगळेजण, त्याच्यातच अर्धे हे झाले होते। मला वाटलं क्लासेस सोडावं काय। खरंच हा कॉलम सोबत न्यायचा परीक्षेत इकडचा लेफ्ट, बाकी काय अमाऊंट भरायचे आहेत। हा, अरे त्या कॉलेजमध्ये तर शिकवणारच नाही हा टॉपिक, लिहून घ्या माझ्याकडून, कोणीच कोणताच कॉलेज नाही शिकवणार। हाँ आम्हाला सर ते दाखवा म्हणा, कैश फ्लो सिखाओ बोलना, नहीं चक्कर आके गिर गए टीचर बोलना। कल बताया था ना बेटा, एक रफ में ड्रॉ करके एक प्रॉब्लम, वही होता है कैश फ्लो। चलो अभी है ना, ये हो गया तो बताओ। कोई भी कॉलेज, अच्छा आप सिखाएंगे तो मुझे बोल देना सर सिखा दिया बस। और सिखाने के बाद एक्सप्लेन भी करते आना चाहिए, वाई दिस। सिखाना तो क्या कॉपी पे। अब फिर देखो, अभी अब ज्यादा ही होशियार लोग हैं ना। हाइट तो ये था पिछले साल, एक कॉलेज में जो अपने स्टूडेंट है उनको बोला फाइनल अकाउंट ऑप्शन में छोड़ दो। अब इमेजिन करो बेटा वो 12th में क्या करेगा। कोणती? काहीच नाही, राईटला 100 रुपये। अच्छा ही हा फॉर्म्युला असतो, चेंज डिवायडेड बाय बेस इयर
figure into 100. Changes divided by base year figure into 100. जैसे देखो ना बेटा, यहाँ पे 1.5 लाख है, 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख into 100, so 25%, like this. चलो बेटा, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करके फिर से ऑन कर रहा हूं क्योंकि नया टॉपिक चालू हो रहा है, वो पता होना चाहिए, नहीं तो कल भी उसको कंटिन्यू करेंगे। सुनिए, अब सब लोग इधर ध्यान दो। आपके सिलेबस में टोटल 10 टॉपिक है। 10 में से ये 2 टॉपिक टाइम पास थे जो हमने मई महीने में उड़ा दिए। अभी ये दोनों टॉपिक कब करना है आपको, मैं ये 2 टॉपिक क्यों सिखा रहा हूँ, ये कर एग्जाम में ये टॉपिक सिर्फ रेशो आएगा तो ही करने का, बाकी नहीं। फिर मैंने क्यों सिखाया, तो आपके 4 मार्क के लिए। कौन से 4 मार्क? ऑब्जेक्टिव के। ऑब्जेक्टिव इस टॉपिक पे भी 2 मार्क का आएगा, और आपका कंप्यूटराइज अकाउंटिंग उसका भी 2 मार्क, यानी 4 मार्क। इसलिए इतनी रामायण की। पर अब से जो टॉपिक आज से शुरू होगा वो सारे के सारे कंपलसरी समझ के चलने का, क्योंकि उसमें जैसे अभी तक के पेपर में क्या हुआ है, ये जो प्रॉब्लम है अभी का एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको और में इश्यू ऑफ शेयर्स आया है टॉपिक अभी तक मैक्सिमम टाइम, और कंप्यूटर अकाउंटिंग के और में डेथ ऑफ ए पार्टनर आया है। तो वो दोनों टॉपिक, सर हम कंप्यूटर की थ्योरी करेंगे, अरे डेथ ऑफ ए पार्टनर बहुत इजी है। अगर डेथ ऑफ ए पार्टनर का प्रॉब्लम डिफिकल्ट आया तो कंप्यूटर की थ्योरी करना, मैंने तो सिखा दिया दोनों। लेकिन अभी आज के बाद जितने भी टॉपिक चालू होंगे बेटा, एक भी टॉपिक आपको वापस नहीं होने वाला है। बोलता एटलीस्ट मैं कोई भी कितने भी लोग आ जाए तो रिवाइज नहीं करूंगा। तो अगर आप आज से लेक्चर मिस करते हो या कल से, देन इट इज इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड दैट टॉपिक। इनफैक्ट मेरी कोशिश रहेगी कि सैटरडे तक इश्यू ऑफ शेयर्स खत्म हो जाए, 3 टॉपिक हमारे हो जाएंगे, और उसके बाद फिर हम चालू करेंगे फाइनल अकाउंट। ठीक है, तो अभी सब लोग ध्यान दो। मैं जो बता रहा हूं आपको आता भी है, सीए फाउंडेशन में हो तो भी, मुझे आता है कि नहीं देख लो वापस एक बार। एक अभी क्या हुआ कि 12th में रोज मैं बोल बोल के थक गया कि बच्चों पढ़ाई करो, बहुत इंपॉर्टेंट साल है, अच्छे परसेंटेज है, फिर भी 2-3 लोगों ने सुना नहीं और वो फेल हो गए 12th में। क्या हो गए? फेल हो गए। तुम्हारे में से कोई तो एक जन फेल हो गया समझो। अब फेल हो गया तो घर वालों ने बोला कि बेटा त्या कुछ तो काम धंदा देख। बोले नौकरी आपल्या रक्तात नाही, आपण कोणाच्या हाताखाली काम नहीं करू शकत। तो फिर बोले क्या करेगा? बोले मैं उद्योजक बनना, यशस्वी उद्योजक। बोले क्या करेगा? तो बोले वड़ा पाव का स्टॉल लगाऊंगा। फिर उसने क्या किया, अपने यहाँ क्लास के नीचे एक वड़ा पाव का स्टॉल लगा दिया, उसको नाम दिया नापासांचा वड़ा पाव। क्या नाम दे? नापासांचा वड़ा पाव बोल के नाम दे दिया, और मस्त चल रहा है, क्योंकि आप सब लोग उसको मदद कर रहे हैं कि बेटा नापास हो गया तो अपन घर से भी खाना खा के आए तो भी वड़ा पाव खाएंगे। एक आदमी को आत्मनिर्भर बना रहे हो आप। तो उसका वड़ा पाव का स्टॉल बहुत अच्छा चलने लगा, कमाने भी अच्छा लगा। तो उसके बिजनेस को क्या बोलोगे आप? सोल ट्रेडर बोलोगे, पार्टनरशिप बोलोगे, कंपनी बोलोगे, क्या बोलोगे? सोल ट्रेडर, बिकॉज व्हेन सिंगल पर्सन इज द ओनर ऑफ द बिजनेस, उसको क्या बोला जाता है बेटा? सोल ट्रेडर। यहां तक क्लियर है? फिर क्या हुआ, उसको उधर के ब्रांच के एक लड़के को पता चला कि इधर नापासांचा वड़ा पाव चालू हुआ। उसका दोस्त था, बोले अरे काय काय करायचं सांग। बोले तू आजा मेरे साथ, मैं तुझे पूरा बिजनेस सिखा देता, सर के और 2-3 ब्रांचेस है, वहां पे अपन ओपन कर लेंगे। तो ये 4-5 लोग एक साथ मिलके जहां जहां एम्बिशियस वहां वहां नापासांचा वड़ा पाव चालू कर दी। तो अब ये क्या हो गई? पार्टनरशिप हो गई। क्या हो गई बेटा? पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप को लिमिटेशंस है, कितने पार्टनर ले सकते हो? 50 ले सकते हो ज्यादा से ज्यादा, नए रूल के हिसाब से, नए लॉ के हिसाब से। पहले तो 20 ही था, अभी कितने ले सकते हैं? 50। अब क्या हो गया, दूसरे क्लास के कॉलेज के फ्रेंड भी आ गए। जहां जहां कॉलेज है पुणे में, हर जगह नापासांचा वड़ा पाव इज हिट नाउ, हर जगह नापासांचा वड़ा पाव। तो अब क्या हो गए इनके? 50 से ज्यादा, पुणे में 150 ब्रांचेस हो गए। ब्रांच 1, ब्रांच 2, जबरदस्त चल रहा है नापासांचा। तो अब ये पार्टनरशिप कर सकते हैं क्या? अब इनको बिजनेस को बदलना पड़ेगा लीगली, अगर इतने लोग ओनर है तो उसको क्या करेंगे? वो कंपनी। क्या करेंगे बेटा? कंपनी। अब कंपनी के 2 प्रकार होते हैं बेटा, जॉइंट स्टॉक कंपनी के, प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड। तो अभी वो प्राइवेट लिमिटेड बना सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड में कितने ओनर हो सकते हैं पता है? 200। कितने हो सकते हैं? 200। तो इन्होंने क्या कर दिया, नापासांचा वड़ा पाव प्राइवेट लिमिटेड, 200 लोग, 150 लोग मालक हो गए, जहां वहां बेच रहे, बहुत अच्छा।
अब इनका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया नापास होने का। अब ये बोले कि अपने को अब बस यहां तक नहीं रुकना है, पूरे इंडिया लेवल पे जाना है। अपने को पूरे इंडिया में 10,000 वड़ा पाव के दुकान ओपन करने। कितने? 10,000। और उसके लिए खर्चा आने वाला है 10 करोड़। अब इनके तो पैसे इनके पास है नहीं 10 करोड़। फिर अब ये बोले अपना वड़ा पाव का बिजनेस तो बहुत अच्छा है, प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, अपने सारे रिकॉर्ड्स तैयार है, तो 10 करोड़ लाएंगे कहाँ से? अपने पास तो नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया, एक पेपर में ऐड दी कि भैया हमारा ऐसा ऐसा बिजनेस है, शार्क टैंक में भी आ गए, सब जगह आ गए, और बोले कि अपने को हमको हमारी इक्विटी बेचना है। क्या बेचना है बेटा? इक्विटी। और इन्होंने इनके कंपनी को रजिस्टर कर लिया पब्लिक लिमिटेड बोल के। अब ये इनके शेयर्स बेचने को निकले। क्या बेचने को निकले? शेयर्स। शेयर की एक वैल्यू डिसाइड की 100 रुपया, और जिन जिनको हमारे कंपनी में और हम पे भरोसा है आप शेयर्स ले लो। इसने 10 शेयर ले लिए, उसने 20, ऐसे पूरे इंडिया में लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया। नाउ ऑल आर द ओनर ऑफ द कंपनी। दैट इज कॉल्ड एज पब्लिक लिमिटेड कंपनी। क्या बोलते हैं उसको? पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ये मोटा मोटी आपको समझने के लिए। अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है बेटा, वो 3 मार्गों से पैसा गोला करते। कितने मार्गों से? 3। पहला होता है इक्विटी शेयर्स, दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर्स, और तीसरा होता है बेटा डिवेंचर्स। अब इक्विटी शेयर्स क्या है? इक्विटी शेयर्स क्या है बेटा? दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी। बोल दो यानी क्या बेटा? आप रिलायंस कंपनी का समझो टोटल कैपिटल 50,000 करोड़ है, और उसके पास उसका एक शेयर आपके पास है 3,000 रुपए का, और मुकेश अंबानी के पास भी शेयर्स है। तो मुकेश अंबानी भी ओनर है और आप भी ओनर है। बोल दो यू आर इक्वल टू मुकेश अंबानी। बट इन विच प्रोपोर्शन? मे बी मुकेश अंबानी के पास 50,000 करोड़ में से 26,000 करोड़ के शेयर रहेंगे, सो इज 51%। और आपके पास एक शेयर है, तो आप भी ओनर हो, पर आप कितने ओनर हो? 0.00000001% है। तो आप भी मुकेश अंबानी भी आप। व्हाट इज कॉमन इन बोथ ऑफ यू? ओनर्स। बट द प्रोपोर्शन इज डिफरेंट। तो खुद को अंबानी से कम नहीं समझने का, राइट? तो जब आप किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स लेते हो, यू बिकम द ओनर ऑफ द कंपनी। यहां तक क्लियर है? अब इक्विटी शेयर होल्डर बनने के बाद आपको वोटिंग राइट्स मिलता है, कंपनी की एजीएम अटेंड कर सकते हो, आपको डिविडेंड मिळता है उस पे, म्हणजे जेवढा कंपनीला प्रॉफिट होईल तो डिवाइड करून तुम्हाला मिळतो, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। अब कंपनी क्या करती है बेटा? कभी कभी प्रेफरेंस शेयर्स भी इश्यू करती है। इक्विटी शेयर्स आर डिफरेंट एंड प्रेफरेंस शेयर्स आर डिफरेंट। अब बताओ प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है? हाँ, ओके। प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉट द ओनर ऑफ द कंपनी। और कुछ बोलो बेटा। डिविडेंड क्या होता है? फिक्स होता है। और कुछ? बेटा प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स है जिनको दो चीजों के लिए प्रायोरिटी दी जाती है। प्रेफरेंस यानी क्या? प्रायोरिटी। नंबर 1, कल को कंपनी बंद हो गई तो उनको पैसा सबसे पहले मिलेगा, सो दैट इज कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर्स। और कल को कंपनी ने डिविडेंड दिया तो पहले डिविडेंड किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर। बोल दो वो अपने वीआईपी गेस्ट है, बोल दो उनको पैसा पहले मिलता है, दैट इज कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर्स। देन कंपनी क्या करती है बेटा? कभी कभी पैसा लोन से भी लेती है, उसको बोलते हैं डिबेंचर्स। क्या बोलते हैं बेटा? डिबेंचर। ये 3 शब्द कॉमर्स के विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। एसपी में थे ना सब्जेक्ट? एसपी पढ़ाई कि नहीं 11th में? जिनका मैथ्स है, जिनका एसपी है, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, कॉलेज बोलत नाही गाडवांनो, सब्जेक्टचं नाव एसपी। तो equity shareholders are the owner of the company. Preference shareholders are also shareholders, but they are having preference for 2 things. कंपनी बंद हो गई तो कैपिटल पहले मिलेगा और डिविडेंड पहले मिलता है हमेशा। और तीसरा होता है बेटा डिवेंचर। डिवेंचर आर लाइक मनी लैंडर्स। वो अपने कौन है? साहूकार है। उनसे हम पैसा लेते हैं और उनको क्या देते हैं बेटा? बैज। क्या देते हैं उनको बेटा? बैज, इंटरेस्ट देते हैं। तो ये 3 लोगों से कंपनी पैसा जमा करती है। आपके ओल्ड सिलेबस में बेटा डिबेंचर्स भी था, प्रेफरेंस शेयर भी था, इक्विटी शेयर्स भी था। अभी के सिलेबस में सिर्फ इक्विटी शेयर पे प्रॉब्लम आते हैं। प्रेफरेंस शेयर पे आ भी गया तो इक्विटी का नाम प्रेफरेंस करने का, बाकी कुछ नहीं। पर डिबेंचर्स पे नहीं आता है प्रॉब्लम, तो डिबेंचर वाला निकाल दिया आपको। तो बेटा तीनों में फर्क क्या है? पहला तो रिटर्न्स। सबसे फिक्स रिटर्न विथ इंटरेस्ट किसको मिलते हैं? डिबेंचर्स। फिर किसको मिलते हैं? प्रेफरेंस शेयर, फिक्स डिविडेंड। पर इक्विटी शेयर को कितना मिलेगा कोई गारंटी नहीं है, कितना डूबेगा कोई गारंटी नहीं है। और कंपनी जब बंद पड़ती है तो सबसे पहला पैसा किसको मिलता है? डिबेंचर्स। फिर किसको मिलता है? प्रेफरेंस शेयर।
और बचत पण किसको मिळता है, इक्विटी शेअर्स. म्हणजे उद्या कंपनी बोंबलली तर सगळ्यात पहिले पैसे डिबेंचर, मग प्रेफरेंस शेयर, मग इक्विटी शेयर. मैंने जैसे आपको सीएम एग्जाम्पल दिया था कि आज आपका बर्थडे और घर पे बहुत सारे गेस्ट आ गए, जितने बुलाए उससे ज्यादा आ गए, कोई बच्चों को लेके आ गया, कोई पड़ोसी को लेके आ गया, सब आ गए. और मम्मी ने गुलाब जामुन लिमिटेड बनाए. अब आ गया टेंशन, लोग 30 खाने वाले और बन गए गुलाब जामुन 20. तो उसमें 3 प्रकार के गेस्ट है. एक आपके रिश्तेदार जो काफी करोड़पति और नाम भी बहुत रखते हैं हर जगह, दूसरे आपके फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स, और तीसरे आप खुद. तो सबसे पहले कोण खाना चाहिए. मी खाऊन मी माझं गुपचूप बसून जातो, बाकीचे जाऊ द्या खड्ड्यात. बोलो कौन खाना चाहिए, रिश्तेदार, वो है हमारे डिबेंचर होल्डर. फिर लॉजिकली फ्रेंड्स, तो दे आर प्रेफरेंस शेयर्स, एंड देन हम बच गया तो अपन, दैट इज इक्विटी शेयर. समझ में आया. सो ऐसे कंपनी का रीपेमेंट का शेड्यूल होता है. अब जब बेटा कंपनी रजिस्टर होती है उस समय कंपनी को आरओसी के पास जाना होता है. आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, सेंट्रल गवर्नमेंट का वो ऑफिस है. वहां पे जाके आपको बताना पड़ता है कि भैया हमारी कंपनी का कैपिटल पूरे जिंदगी भर इतना इतना रहेगा, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 1 लाख, जितना भी. उसको बोलते हैं बेटा रजिस्टर्ड कैपिटल या ऑथराइज कैपिटल. क्या बोलते हैं उसको, रजिस्टर्ड कैपिटल और ऑथराइज. ये कौन सा वाला कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल. फिर आपको वहां पे जाके बोलना पड़ता है कि हमारे शेयर की प्राइस, प्रिंटेड प्राइस क्या रहेगी. बोलते हो शेयर पे प्राइस लिखी हुई रहती है, 10 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया. सो दिस इज कॉल्ड फेसबुक, फेस वैल्यू. अभी जाइए क्या आप, हाँ इंस्टाग्राम भी आने वाला है. तो इसको कौन सी व्हॅल्यू बोलते बेटा, फेस व्हॅल्यू. जी शेअर्स वर प्रिंटेड किंमत असते त्याला काय म्हणतात बेटा, फेस व्हॅल्यू. अब कंपनी क्या कर सकती है बेटा, समझो ये शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपीज है, तो इसको 100 में भी इशू कर सकती है, 90 में भी कर सकती है, 120 में भी कर सकती है. तो 100 का शेयर अगर 100 में इशू हुआ तो इसको वर्ड बेटा ऍट पार, शनिपारच्या जवळ आहे म्हणून ऍट. आपला क्लास शनिपारच्या जवळ आहे ना म्हणून ऍट पार. गधे लोग, ये लैटिन वर्ड है, पार यानी इक्वल. पार म्हणजे काय बेटा, इक्वल. तो 100 का शेयर अगर 100 में इशू हो गया तो इसको क्या बोलते हैं, एट पार. पर 100 का शेयर 120 में इशू हुआ ज्यादा, एट प्रीमियम. इसको क्या बोलते हैं बेटा, एट प्रीमियम. और 100 का अगर 90 में हो गया तो इसको बोलते हैं एट डिस्काउंट. काय म्हणतात बेटा, एट डिस्काउंट. यहाँ तक क्लियर है. फिर अब बेटा कंपनी क्या करती है, पेपर में ऐड देती है कि भैया हमको 10,000 शेयर इशू करने हैं. पब्लिक खड़ाखड़ अप्लाई कर देती है, पैसे पेड कर देती है. तो समटाइम बेस्ड ऑन द रेपुटेशन डिमांड आती है. कभी कभी इक्वल टू 10,000 डिमांड आएगी, कभी 10,000 से कम की आ सकती है, कभी 10,000 से ज्यादा की. मुझे कितने शेयर इशू करने थे, 10,000, और डिमांड आई समझो बेटा 8,000. तो इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन. क्या बोलते हैं बेटा इसको, अंडर सब्सक्रिप्शन. तो कंपनी कितने शेयर बेचेंगी, 10 बेचेंगे, 8. कस्टमर ही 8 आए तो बेचेगी कितनी, 8. पर बेटा अगर 10,000 डिमांड कंपनी की थी और आए शेयर 12,000, कितना है 12, तो इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन. क्या बोलते हैं बेटा, ओवर सब्सक्रिप्शन. कितने ज्यादा आ गए तो कंपनी कोई बड़ा पैसा नहीं, आ गया कस्टमर ले तलने को भजा, ऐसा नहीं चलता है. तो ये जो 2,000 एक्स्ट्रा, या तो इनको पैसे वापस करने पड़ते हैं, नहीं तो इनको नेक्स्ट स्टेप पे पैसे एडजस्ट होते हैं. और तीसरा 10,000 इशू के फुल्ली सब्सक्राइब, यानी 10,000 ही आए तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, फुल्ली सब्सक्राइब. ये 6 सेंटेंस पे 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में. कैसे आएंगे, इफ पेड अप वैल्यू इज मोर देन फेस वैल्यू इट इज कॉल्ड, if paid up value is more than face value it is called premium, at premium. If paid up value is less than face value, at discount. And if paid up value and face value is equal, at par. समझ में आया. Then if shares issued are, अभी ध्यान से सुन के आंसर दो. If shares issued are less than shares demanded by the public. Yes, ट्रिकी था. मैंने क्या बोला, if shares issued, तो शेयर इश्यू कितने करने हैं, 10,000, लेस देन द डिमांडेड बाय द पब्लिक. पब्लिक ने डिमांड किया 15,000, बोलो और सब्सक्रिप्शन. समझ में आया क्या, ट्रिकी था. तो ये 1 मार्क को क्वेश्चन आता है. अब कल आपके जिंदगी में एक चमत्कार होने वाला है जो सीए में हो चुका था.
आप कितने भी गधे हो तो भी कल मैं 2 पेजेस लिख के देने वाला हूँ, 2 पेजेस 2 मिनट में याद हो जाएंगे सबको. है शक्यच नाही, तेवढे तर इंग्लिशचे शब्द पण माहित नाही, पर ऐसे होने वाला है. और कल अब्सेंट रहे तो डायरेक्ट नेक्स्ट मंडे को आ जाना, ऐसे भी कुछ नहीं समझने वाला है. ठीक है, तो कल हम इसके सारे एंट्री फॉर फीचर वगैरह सब कुछ देखेंगे और ये टॉपिक आगे बढ़ाएंगे. धन्यवाद.